तो अपना पहने हुआ लॉकेट बाहर निकाल कर अपने सर के अंदर ही घुसा लेती है, जो कि पूरा ही डार्क मैजिक से भरा हुआ था, जिस वजह से अब उसकी पूरी बॉडी एक बड़ी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और अब दोनों के बीच ही फाइट शुरू होने वाली थी। उसी बीच जो प्रोटेक्शन बैरियर ग्राउंड के ऊपर लगा हुआ था वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है और रे के सारे दोस्त भी उसकी मैजिक से आजाद हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर रे के ऊपर एक के बाद एक लगातार अटैक करती रहती है, लेकिन अपना रे भी आइस पावर के कारण इन सभी अटैक से बच जाता है। तंग प्रोफेसर अब उसके ऊपर एक बहुत ही बड़े फायर बॉल से अटैक करती है, लेकिन रे इस बार भी इसे बस अपने एंटी मटेरियल कोड को पढ़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। रे उसे आइस और फायर मैजिक के बीच का अंतर बताता है कि आइस और फायर मैजिक दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन का यूज करते हैं, लेकिन मैंने इस रजिस्ट्रेशन को अपर लेवल में ले जाकर उसे एंटी मटेरियल कोड में कन्वर्ट कर दिया और यही मेरी रियल पावर्स है। ये सुनकर तो प्रोफेसर को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि आज तक कोई भी एंटी मटेरियल कोड को सक्सेसफुली क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये रे आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? रे एंटी मटेरियल कोड और मटेरियल शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आइस वॉल क्रिएट करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ प्रोफेसर डार्क मैजिक का यूज करती है, जो कि जरा भी काम नहीं आता। इधर रे की दोस्तों की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो देखते हैं कि रे यहाँ पर ज्यादा ही आइस पावर्स इस्तेमाल करने के कारण फ्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना रे इस लड़ाई को जारी रखता है। इसी बीच प्रोफेसर ये भी समझ जाती है कि रे अपनी पावर्स को ज्यादा सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। मौके का फायदा उठाकर वो उस पर अपना फाइनल अटैक करती है। रे भी पलटवार तो करता है, लेकिन इस बार थके हुए होने कारण उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई रास्ता न बचने पर वो जल्दी से अपनी आइस टोर्नेडो का इस्तेमाल करके प्रोफेसर को हमेशा हमेशा के लिए आइस बैरियर के अंदर कैद कर देता है और साथ में उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उसी बैरियर पर गुलाब का फूल भी लगा देता है। अब इतनी ज्यादा पावर्स एक साथ इस्तेमाल करने के कारण रे कमजोरी से नीचे गिर गया, जो देख के उसके दोस्त उसकी तरफ आने लगते हैं। रे काफी खुश था कि आज उसने अपनी पावर से अपने साथियों की जान बचाई है। इसके बाद यहाँ पर हमें रे का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर नन्हा सा रे मास्टर को बैटलफील्ड के अंदर घायल पड़ा मिलता है, तो इसलिए मास्टर उसे उठाकर जनरल के पास लेकर आती है और उनसे रे को अपने साथ रखने की परमिशन मांगती है। इसके कुछ समय बाद प्रिंसिपल आकर उसे बताते हैं जनरल ने रे को साथ रखने से मना कर दिया है, क्योंकि वो लोग उसे अपनी कंट्री का सिटीजन नहीं मानते हैं। प्रिंसिपल मास्टर को ये बताती है कि रे जिस विलेज से बिलोंग करता है वो लोग आज भी भगवान और शराब में काफी बिलीव करते हैं। यही सबसे मेन कारण है कि वो रे को अपना सिटीजन नहीं मान सकते। मास्टर को इस पर काफी गुस्सा आता है कि वो लोग आखिर एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि वैसे भी रे को होश आ चुका है। इधर कैरोलिन रे से बार बार उसका नाम पूछती है। कैरोलिन याद है ना, ये वही 7 ग्रेट सॉर्सर्स में से एक। यहाँ रे उसके उतना पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद मास्टर भी वहाँ आती है और तब जाकर कई बार पूछने पर रे उन्हें अपना नाम बताता है, जो सुनकर तो दोनों ही काफी खुश होती हैं और धीरे धीरे देखते ही देख कैंप के सभी लोगों को अब रे काफी पसंद आता है। कैरोलिन तो उसके लिए सबसे लड़ भी जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो रे को अपने घर में अपने साथ रखे, लेकिन इसके लिए बाकी लोग हाँ नहीं करते, क्योंकि मिशन के कारण वो ज्यादातर बाहर ही रहा करते हैं, तो ऐसे मेरे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। इसे देखते हुए जनरल भी मास्टर से उस पर इसकी राय पूछता है और इतने मेरे भी वहाँ पहुँच गया, तो मास्टर उसी से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर रे कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मास्टर इससे इतनी खुश हो गई थी कि वो रे को अपनी आइसबर्ग सॉर्सर की पावर से ब्लेसिंग्स देती है और अब मास्टर के कहने पर जनरल भी रे को उनके साथ रहने की परमिशन दे देता है और तब वो रे को एक सॉर्सर बनाने का फैसला करती है, जो सुनकर तो रे काफी खुश होता है। इसी तरह देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। रे भी अब बड़ा हो चुका था और उसने अब आइसबर्ग सॉर्सर की पावर यूज करनी शुरू कर दी थी। वो तो अब इतना पावरफुल हो गया था कि उसने अपने सिर्फ एक ही अटैक में सामने से आ रही पूरी आर्मी को खत्म कर दिया, जो देख के तो उनकी कंट्री के सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं कि आखिर छोटा बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ कैंप में चल रही मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर ये पता लगता है कि वॉर में अब मैजिक का यूज काफी बढ़ चुका है, जिस वजह से उनकी कंट्री के काफी सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। सब देखते हुए जनरल रे से कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो किसी सेफ जगह पर जा सकते हो, क्योंकि अब बैटलफील्ड काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लेकिन रे इसके लिए नहीं मानता। उससे अपनी मास्टर की सिखाई हुई बात याद है, उसके पास जितनी ज्यादा पावर्स होती है उसके पास उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। साथ ही हार्वर्ड नाम का एक सोल्जर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, अगर रे को कुछ हुआ तो मैं उसे बचा लूंगा। इसके बाद इस एनिमे के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हार्वर्ड को कोई अनजान ताकत आकर हमेशा हमेशा के लिए उसे खत्म कर देती है, जो देख के रे गुस्से के कारण अपने पास कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ पर आइस का एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद यह वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर रे अब हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके आसपास मास्टर और प्रिंसिपल सब खड़े होते हैं। रे के घोषणा पर उसे लगा कि शायद मास्टर उससे नाराज होंगी, पर ऐसा नहीं था। मास्टर खुश थी कि उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए इन पावर्स का इस्तेमाल किया। अगर रे की जगह खुद मास्टर भी होती तो वो भी यही करती। रे तब अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगा, तो प्रिंसिपल उसे कहते कि तुम्हें घबराने कोई बात नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। मास्टर रे से ये कहकर जाने लगे कि ठीक होने के बाद मुझसे मिले जरूर आना। फिर प्रिंसिपल रे से कहते कि वैसे तुम्हें स्टार्टिंग में इस फैसले के खिलाफ थी कि तुम्हें अकेडमी में पढ़ने भेजा जाए, लेकिन एक दिन तुम्हारी मास्टर MS वर्थ मेरे पास आकर अपना सर झुकाकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम इस अकेडमी में आकर अच्छे दोस्त बनाओ। मैंने भी MS वर्थ को कभी किसी के लिए इतना सब कुछ करते नहीं देखा, तो प्लीज अब तुम भी अपनी स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। अभी सुनकर तो रे भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से तो आंसू तक निकल आते हैं। साथ ही मास्टर भी खुद को नहीं रोक पाती और काफी जोर जोर से रोने लगती है। इसे ये पता चलता है कि मास्टर सच में रे की कुछ ज्यादा ही परवाह करती है, वो उसको बिल्कुल ही अपने बेटे जैसा मानती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल के वहाँ से निकलते ही रे के सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। अब रे फाइनली उन लोगों को अपनी सारी सच्चाई बताते हुए कहने लगा कि मैं 7 ग्रेट सॉर्सर्स में से एक हूँ, द आइस ब्लड सॉर्सरर, जो सुनकर तो सभी हैरान थे। रे उन्हें बताता है कि लास्ट वॉर के दौरान जब उसने हार्वर्ड को अपनी आंखों के सामने
मरते हुए देखा तो वो अपने पावर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी ब्लास्ट की वजह से उसके मास्टर ने अपने पैरों को भी खो दिया, जिसका उसे आज तक अफसोस है। यहाँ तक कि रे तो ये भी सोचता है कि उसने बैटलफील्ड में कई सारे लोगों को खत्म कर दिया, तो शायद उसे इस तरह चैन से जीने का कोई हक नहीं। उसके बाद सुनकर सभी इमोशन हो जाते हैं कि तभी रोज उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचो, चाहे पास में तुमने जो भी किया हो, पर आज तुम जैसे हो हमें वैसे ही अच्छे लगते हो। साथ ही बाकी के लोग भी यहाँ पर रे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं और इन लोगों की बातें सुनकर रे को अपनी पुरानी कैंप वाली टीम की याद आती है। अब इसके बाद रात होने पर एल्बर्ट रे से मिलने के लिए आता है। असल में यहाँ पर अपनी की गई हरकतों के लिए उससे माफी मांगने के लिए आया था और ये रे तो अपना मेन कैरेक्टर है ना, तो वो भी उसे माफ कर ही देता है। साथ ही वो उसे काफी सारी ज्ञान की बातें बताता है, जो कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बस तुम समझ जाओ कि अपना रे यहाँ पर एल्बर्ट को लाइफ की टीचिंग्स दे रहा है। जैसे इतनी ज्ञान वाली बातें सुनकर एल्बर्ट को अब जाकर अपनी गलती पर एहसास होने लगा और वो उससे वादा करता है कि आज के बाद वो कभी किसी दूसरे के साथ गलत बर्ताव नहीं करेगा। अब सारी मुसीबतें खत्म हो जाने के बाद अकेडमी में कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्लास में प्रोफेसर ग्रे की जॉब पर कैरोलिन उन लोगों की नई टीचर बन के सामने आती है, जिसका इतना खूबसूरत और नया चेहरा देखकर सारे लड़कों के तो मन में लड्डू ही फूटने लग जाते हैं। लेकिन ये अपना रे तो ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गया और सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गई। कैरोलिन सबको यहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है, जो कि एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें 3 अकेडमी के स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स प्रीलिम्स से पार्टिसिपेट करेंगे और सेकंड ईयर वाले या फिर उसके ऊपर के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एलिमिनेशन में पार्ट करेंगे। टोटल 16 लोग इसके अंदर मेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। कैरोलिन कहते हैं कि वैसे कंबाइंड स्किल्स में हम लोग ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो डोमा अकेडमी है वो फिजिकल कॉम्बैट में हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और लास्ट में जो मेलग्रॉस अकेडमी है वो अकेडमी के रिसर्च में बहुत आगे है। वहाँ के बच्चे तो पक्का आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिसर्चर्स बनेंगे। हर अकेडमी के पास अपने एक अलग बेनिफिट है, तो हर कोई एक दूसरे से बेहतर और बहुत अलग है। कैरोलिन जैसे कहते हैं कि इस कंपटीशन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूँ, और तो और वो रे को उस वक्त आखिरी मारती है, जिसे अपने प्ले बॉय को काफी अजीब लगता है। रे प्रिंसिपल के पास जाकर गुस्से में कहता है कि आपने आखिर इस औरत को यहाँ क्यों बुलाया। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, वो फ्री थी तो मैंने उसे बुला लिया, इतना भी क्या हो गया इसमें। लेकिन फिर भी लगता है वो रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रे कहता है कि आप तो कैरोलिन को जानती है ना, मुझे वो बचपन से ही पसंद नहीं। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स उसे काफी पसंद करते हैं, तो तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है। और बाकी स्टूडेंट्स उसे किसी और वजह से ही पसंद करते हैं। रे कहता है कि अगर उसे अभी नहीं निकाला ना तो बहुत ही ज्यादा लोगों को अपना असली रूप दिखाने लग जाएगी। अचानक तभी कैरोलिन आकर उसे टच करते हुए कहती है तुम मेरे बारे में आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसके आते ही भाई रे तो ऐसे घबरा गए जैसे उसने किसी भूत को ही देख लिया हो। कैरोलिन रे के पास जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करने लगी, जो देखकर तो रे डर के मारे चिल्लाने ही लग गया। इसके कुछ समय बाद दिखाया गया कि रे और क्लैरिस दो स्टूडेंट्स का मैच देख रहे हैं, जहाँ क्लैरिस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। तो रे यहाँ पर उस ब्लू बॉल वाली लड़की को चुनता है। इसकी कॉम्बैट स्किल्स तो इतने अच्छे नहीं थे, पर मैजिक को ये बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती है, इसलिए रे को यकीन है कि ये जीतने वाली है। और यार जब मैच खत्म होता है तो वही लड़की जीतती है। क्लैरिस को काफी हैरान होते हुए पूछती है कि यार आखिर तुम सिर्फ 2 सेकंड में कैसे बता सकते हो कि कौन फाइट में जीतेगा। लेकिन अपने रे के लिए तो बहुत ही आसान था, क्योंकि वो सबसे पावरफुल सॉर्सरर जो है। इसके बाद अगला मैच रोज का होता है, जहाँ सब उसी को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर अंदर रोज इस मैच को जीत जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका चेहरा उतरा हुआ था, तो ब्लेड को देखकर समझ में आ गया कि जरूर उसके पीछे कुछ तो बात है। अगले ही सीन में रोज को उसके फादर के साथ दिखाया गया, जो कि उससे कहता है कि मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में तुम्हारी स्किल्स देखने के लिए, चाहे कुछ हो जाए तुम वॉल्गरेन से कभी नहीं हार सकती। इधर रे आकर रेबिका से पूछता है कि आखिर वो है कौन जिसे जीतने के लिए रोज इतनी सीरियस हो रखी है। जिस पर रेबिका उसे बताती है कि वॉल्गरेन को ड्रामा अकेडमी वाले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजेंगे। लेकिन पूछने पर रेबिका कहती है कि वह तो वॉल्गरेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर रोज जैसी बिल्कुल नहीं।